हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरी जो शर्ट की शुरू होती है। ठीक है, एक स्टोरी देखेंगे हम जो शर्ट की रहती है, जो कि कॉटन का प्रोडक्शन शुरू होता है और उसके बाद में कब ख़त्म होती है स्टोरी, जब शर्ट बेची जा चुकी होती है, मतलब कि शर्ट बिक जाती है। वी शैल सी द चेन ऑफ अ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ अ कॉटन टू द बायर। तो हम चेन देखेंगे जो मार्केट लिंक्स है, जैसे कि जो कॉटन को पहले जो किसान ने उगाया, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है कॉटन का, फिर जो ख़रीदने वाले हो गए शर्ट को सुपर मार्केट में। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो बाइंग एंड सेलिंग देखेंगे हर स्टेप में होती है इस चेन में, मार्केट लिंक की चेन में, है ना। तो इसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस। क्या सभी लोगों को मतलब कि इक्वली सबको फ़ायदा होता है क्या इसका? और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स। और कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है क्या इस चेन में, मार्केट चेन में, जो देखेंगे प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, तो जो बनाने वाले हो गए शर्ट, तो क्या सभी लोगों को इक्वल फ़ायदा होता है उससे? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अ कॉटन फार्मर इन कुर्नूल। तो एक किसान है, कॉटन जो है, कॉटन उगाते हैं वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। सपना स्मॉल फार्मर इन कुर्नूल आंध्र प्रदेश। सपना एक छोटी सी फार्मर है, ठीक है, तो वो फार्मर है, ओके, तो ना आंध्र प्रदेश में ग्रो करते हैं ये कॉटन, अपने जो छोटा सा उनका ज़मीन है उस पर। द वॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम आर ऑलरेडी ब्रस्ट। सो सपना इज़ बिजी इन पिकिंग कॉटन। जब कॉटन हो जाता है ना प्लांट में, तो उसके बाद क्या होता है, ये ना गिरता भी है अपने आप से और इसको निकाला भी जाता है। तो वो यही कर रही है, इसको उठा रही है, कॉटन को निकाल रही है, ठीक है। प्लांट होते हैं कॉटन के। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम। तो ये बॉल होती है जिसमें ना कॉटन होता है। डू नॉट ब्रस्ट ओपन एट ऑल वंस, सो इट टेक्स अ सेवरल डेज टू हार्वेस्ट। तो बहुत टाइम लग जाता है इसको निकालने में, कॉटन को, ठीक है। तो कॉटन जो होता है ना, तो उसको निकालने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। जैसे ही कॉटन को कलेक्ट किया जाता है, उसको बेचने के बजाय कुर्नूल जो ना, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू द कुर्नूल मार्केट, सपना और उसके हस्बैंड जो हैं हार्वेस्ट ना लोकल ट्रेडर को दे देते हैं। जो भी उनका जो लोकल व्यापारी है ना, उसको दे देते हैं ये लोग, जो भी कॉटन कलेक्ट करते हैं। अगर वो बेचते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है ना, जो मार्केट के हिसाब से उनको दाम मिलता। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जब क्रॉपिंग सीजन शुरू होता है ना, सपना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर्स एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। इन लोगों ने ट्रेडर्स को क्यों बेचा, जो इनके यहाँ लोकल व्यापारी था उसको क्यों बेचा कॉटन? क्योंकि जो ट्रेडर है उसने इनको उधार दिया हुआ था बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। जैसे कि सपना जो है उसने ना ये ट्रेडर से पैसे लिए हैं, तो ये जो ट्रेडर है उसने पैसे तो दिए हैं पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लगाया, मतलब कि ब्याज ब्याज चुकाना पड़ता है सपना को, और ये जो अमाउंट है वो भी चुकाना है, ओके। अब स्वप्ना ने पैसे क्यों लिए ट्रेडर से? क्योंकि उसको जो है बीज खरीदने थे, ठीक है, कॉटन के। फर्टिलाइज़र लेना था, पेस्टिसाइड्स लेना था। फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह के लिए, जो डालने के लिए लगता, ताकि क्रॉप जो है अच्छे से हो पाए, है ना, जो मिट्टी में डाला जाता है। पेस्टिसाइड्स लेना था, जो पेस्ट वगैरह है, कीड़े वगैरह ख़राब कर देते हैं कॉटन को, तो वो ख़राब ना करे, तो पेस्ट को मारते हैं उसे। तो पेस्टिसाइड्स होता है कल्टिवेशन के लिए, ओके, ताकि कॉटन की क्रॉप वो अच्छे से कर सके। एट द टाइम लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्रीड टू अनदर कंडीशन। तो उसने पैसे दिए हाई इंटरेस्ट रेट में, तो दिए ट्रेडर ने पैसे, और स्वप्ना को बोला कि तुमको एक और चीज़ माननी पड़ेगी, जो कि उसको ना अपना सारा कॉटन जो है ट्रेडर को बेचना पड़ेगा। अब ट्रेडर जो है वो सस्ते दामों में उससे ले लेगा, है ना। तो उसको कॉटन, उसको मजबूर किया कि जो भी उसका जो प्रोड्यूस होगा तो वो सारा इसी ट्रेडर को बेचेगी, है ना। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दीज। तो देखो, कुछ भी काम करते हैं तो उसमें इनपुट डालना पड़ता है। जैसे पहले पढ़ाई होती है ना, फिर उससे आउटपुट निकलता है जब अच्छा रिजल्ट आता है ना। तो वैसे ही पहले इनपुट डाला गया क्रॉप्स में, जो क्रॉप हो गई है ना, फिर प्रोसेसिंग हुई, फार्मर ने उसका खूब ध्यान रखा जो क्रॉप का है ना, फिर उसके बाद में आउटपुट निकला जो क्रॉप हुई, ठीक है। तो स्वप्ना जो है उसने ना क्या किया था, उसको ना हाई लेवल ऑफ जो फार्मर होते हैं उनको ना बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ता है, और जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो लगाना पड़ता है, सीड वगैरह, तो ताकि जो है कॉटन क्रॉप हो पाए, है ना। इसमें बहुत खर्चा भी आता है। मोस्ट ऑफन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो ना ज़्यादा मनी होती है, लगती है कॉटन क्रॉप में, तो उनको ना वो क्या करते हैं, उधार में ख़रीद लेते हैं इन जो एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। एट द ट्रेडर्स यार्ड, तो ट्रेडर यार्ड में 2 ऑफिस मैन वेग बैग्स ऑफ कॉटन एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल। द कॉटन फेचेस 6000।
तो सपना ने कितना ला के दिया कॉटन, तो 1500 क्विंटल ला करके दिया। कॉटन के 6000 रुपये हुए। जब इन लोगों ने वेट वगैरह किया तो 6000 सपना को मिलने थे, पर ट्रेडर ने 6000 नहीं दिए। 3000 तो अपने लोन के और इंटरेस्ट के रख लिए उसने, और सपना को सिर्फ 3000 दिए। सपना 3000 ओनली, सपना ने बोला सिर्फ 3000 ओनली। तो ट्रेडर कहता है कॉटन इज़ अ सेलिंग चीप, तो बोलता है कॉटन जो है सस्ते में बेचा जा रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, क्योंकि कॉटन बहुत आ रहा है मार्केट में, इसलिए उसकी डिमांड कम है। ठीक है, तो वो सस्ते में बेचा जा रहा है। सपना कहती है आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 मंथ्स, उसने बोले बहुत मेहनत की थी मैंने जो 4 महीने, ताकि इस कॉटन को ग्रो कर सकूँ। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन दिस कॉटन, मतलब कि उन्होंने बोला सपना ने कि ये देख सकते हैं आप कितना फ़ाइन और अच्छा, मतलब साफ़ सुथरा कॉटन है, इतना अच्छा। आई हैड होप टू गेट मच बेटर प्राइस, उन्होंने बोला और अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, मैंने ऐसा सोचा था। ट्रेडर बोलता है आई हैव गिविंग यू गुड प्राइस, तो बोला कि आपको ना सही दाम दिया है मैंने। अदर ट्रेडर्स नॉट इवन पेइंग दिस मच, तो दूसरे ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं वो तो इतना भी नहीं देते हैं। यू कैन चेक एट द कनूल मार्केट, तो आप ये कनूल मार्केट में चेक कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, आप अगर बिलीव नहीं करते हैं मुझ पर। तो ट्रेडर ना मीठी मीठी बातें बोलता है और गुस्सा भी, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग जो है फिर जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे ही मांगेंगे, तो ये फंसाता है जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको। सपना डोंट बी एंग्री, तो सपना ने बोला कि आप जो है गुस्सा मत करो, तो मैं आप पर शक कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला सपना ने आई हैड ओनली होप दैट वी कुड अर्न इनफ फ्रॉम दी कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ, तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा था कि कुछ कमा लेती अच्छे से कॉटन क्रॉप से, ताकि मेरा आगे के जो खर्चे चल सकते हैं। तो सपना नोज दैट द कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल, तो सपना जानती थी कि जो कॉटन है बेचा जाता है 1800 में, पर उसका कितना गया, उसका जो था 1500 पर क्विंटल में गया। तो उसको तो बहुत लॉस हो गया सपना को। शी डजंट आर्ग्यू फर्दर, पर उसने कुछ भी नहीं बोला ट्रेडर को और आर्ग्यू भी नहीं किया उससे, क्योंकि ट्रेडर जो है पावरफुल मैन है विलेज में। ठीक है, उसका जो है बहुत पावरफुल आदमी है ये विलेज का। फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट देयर एक्सीजेंसीज सच एज इलनेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस। क्योंकि जो ट्रेडर है, जो फार्मर है ना, वो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनको लोन चाहिए रहता है ताकि वो अपने जो कल्टीवेशन वगैरह क्रॉप के लिए ले सकें, है ना। और उनको जो कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोई बीमार पड़ गया या फिर बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, तो वो इससे मांग सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर्स वेयर देयर इज़ अ नो वर्क, और ऐसे भी वक्त आता है जब ना कोई काम नहीं रहता है इनके पास में, नो इनकम, मतलब फार्मर्स के पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं रहता, तो वो लोग ना बोरो कर लेते हैं, मनी जो है उधार ले लेते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी चल सके। ठीक है, तो फिर सपना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज़ बियरली मोर देन वॉट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबर। तो सपना जो है उसकी अर्निंग कॉटन कल्टिवेशन से ना जो कम थी, अगर वो जो है जो वेज लेबर के तौर पे काम करती, मतलब कि वेज लेबर की काम करती, तो उससे उससे तो कॉटन कल्टिवेशन की अर्निंग ज़्यादा ही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ना एक चार्ट दिया हुआ जो ना कुरनूल मार्केट में कॉटन को मार्केट में भेजा। ठीक है, तो ट्रेडर जो था उसके पास में आ गया कॉटन, फिर उसने कुरनूल मार्केट में भेजा। गिनिंग मिल जो होती है क्या करती है, जो सीड और कॉटन को अलग अलग करती है ना, तो जो गिनिंग मिल के वाला काम करती है। फिर गिनिंग मिल ने रिमूव किया सीड को और कॉटन को, फिर स्पिनिंग मिल को बेच दी। स्पिनिंग मिल जो है वो ख़रीद लेती है जो बेल्स बस बचते हैं। फिर उसके बाद में स्पिनिंग मिल जो है उसको कॉटन को ना यार्न में बना देती है, धागों में बना देती है। फिर स्पिनिंग मिल जो है वो धागे जो होते हैं, वो जो यार्न होते हैं, वो डीलर्स को बेच देते हैं। इतना काम चलता है। फिर उसके बाद में अब देखते हैं हम द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। अब इरोड का क्लोथ मार्केट देखते हैं। तो क्लोथ मार्केट होता है ना, वो इरोड का जो इरोड में बाई वीकली क्लोथ मार्केट है। तमिलनाडु का जो इरोड रीजन है वहाँ पर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड। तो एक जो इनमें से मतलब सबसे जो बड़े क्लोथ मार्केट है ना उनमें से ही एक है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सेल इन दिस मार्केट। तो बहुत सारा जो है क्लोथ जो सामान है वो जो कपड़े वगैरह हैं बेचे जाते हैं। क्लोथ दैट इज़ मेड बाय वीवर्स इन द विलेजर्स अराउंड इज़ ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल। तो जो क्लोथ जो वीवर्स बनाते हैं ना, जो बुनकर होते हैं, वो विलेजेस गाँव में बनाते हैं, तो यहाँ पर बेचे जाते हैं। अराउंड द मार्केट द ऑफिसर्स क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। तो जो मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, इनको खरीदते हैं और बेचते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज द क्लोथ इन द मार्केट। तो जो अदर इंडियंस हैं, जो मतलब कि अदर ट्रेडर्स हैं जो और दूसरे व्यापारी हैं साउथ इंडिया के, वो भी यहाँ पर आकर के ख़रीदते हैं जो सामान वगैरह, कपड़े वगैरह। ऑन मार्केट डेज यू विल ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ्स दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट्स। तो मार्केट डेज जब मार्केट का दिन चलता है ना, तो उस टाइम पर जो वीवर्स जो है ना, जो वीवर्स क्या करते हैं, क्लोथ लेकर के आते हैं। ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैज़ बीन मेड, मतलब कि उनको ऑर्डर दिया गया रहता है ना कितना बनाना है। ठीक है, मर्चेंट देता है कि इतने कपड़े बनाना है, यान दे करके उनको। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लोथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर अराउंड द कंट्री। तो ये मर्चेंट्स जो हैं, व्यापारी, सप्लाई कर देते हैं जो क्लोथ वगैरह बनाते हैं, कपड़े
तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते हैं और एक्सपोर्टर्स को बेच देते हैं कंट्री में। तो ये लोग क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं यान को एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज़ टू बी मेड। तो वो परचेज़ करते हैं यान को और क्या करते हैं, जो वीवर्स को बताते हैं किस तरीके का कपड़ा बनाना है तुमको, है ना। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है ये। ओके, पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। तो पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में देखेंगे। जो वीवर्स हैं वो कपड़ा बनाते हैं घर में। मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द वीवर्स। मर्चेंट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो काम वगैरह है वीवर्स में दे देते हैं, बांट देते हैं काम, ठीक है। फिर क्या होता है, ही हैज़ रिसीव द क्लोथ ऑर्डर, है ना, मतलब कि ऑन द ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर मिलता है मर्चेंट को तो उस हिसाब से वो क्लोथ का काम लोगों को बांट देते हैं। द वीवर्स गेट द यान फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ। तो वीवर्स जो है उनको यान मिलता है मर्चेंट से ही, धागा ला करके देते हैं मर्चेंट, यान जो होता है और मर्चेंट देते हैं, और फिर सप्लाई का जो वीवर्स होते हैं वो सप्लाई क्या करते हैं, क्लोथ बना करके देते हैं, कपड़ा बना करके देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज़ टू एडवांटेज। वीवर्स को दो फ़ायदे हैं इससे। वीवर्स को क्या फ़ायदे हैं भाई, द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यान। तो वीवर्स को एक तो यान खरीदने में अपना पैसा नहीं डालना पड़ता। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लोथ इज़ टेकन केयर ऑफ। तो मतलब कि जो बना बनाया कपड़ा भी नहीं बेचना पड़ता है, मतलब इनको सिर्फ कपड़ा बनाना पड़ता है। ओके, मतलब कि कपड़ा बनाने के लिए यान भी नहीं खरीदना पड़ेगा, जो बन जाएगा कपड़ा उसको बेचना भी नहीं पड़ेगा। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट दैट व्हाट क्लोथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ टू बी विविन। मतलब कि वीवर्स को पता होता है कि बताया जाता है कि कितना कपड़ा आपको बनाना है और कितना जो है, ठीक है, मतलब कि किस तरीके का बनाना है और कितना जो है उसको जो यान को वो लोग धागे से जोड़ के फिर कपड़े में बनाते हैं। हाउएवर दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट, बट इससे क्या होता है, वीवर्स जो है वो डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है, जो बुनकर हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, मर्चेंट के ऊपर, जो व्यापारी है। फोर्थ फॉर रॉ मटेरियल, एक तो यान के लिए जो रॉ मटेरियल है, एंड मार्केट के लिए भी, मार्केट में मर्चेंट ही बेचता है क्लोथ। मीन्स दैट द मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर, मतलब कि मर्चेंट के पास में बहुत सारी पावर है। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज़ टू बी मेड। तो ऑर्डर देते हैं वो क्या जो बनाना है, एंड दे पे अ वेरी लो प्राइसेस फॉर द मेकिंग ऑफ क्लोथ। मतलब कि जो वीवर्स की इतनी मेहनत का वो कम प्राइसेस पे करते हैं। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग क्लोथ फॉर और एट फिर से पढ़ते हैं। ओके, द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लोथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। मतलब कि जो वीवर्स को नहीं पता होता है कि किसके लिए वो क्लोथ बना रहे हैं और किस दाम में वो बेचा जाएगा। तो मर्चेंट जो है वीवर्स को क्या करता है, सस्ते दामों में मतलब कि बहुत कम पैसा देता है। क्लोथ मार्केट में फिर क्या करता है मर्चेंट जो होता है, जो क्लोथ जो होता है वो गारमेंट फैक्ट्रीज़ को बेच देता है। इन दिस वे मार्केट काम करता है इन फेवर ऑफ मर्चेंट। अभी मर्चेंट के फेवर में काम करता है मार्केट। अभी देखते हैं। वीवर इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट द हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय द लूम्स। वीवर्स जो है अपना सारा पैसा जो है, जो भी बचत का है और जो भी ना पैसा उधार लेते हैं वो, ताकि ना लूम खरीद सके। लूम एक मशीन टाइप की होती है, तो लूम जो है ना उसमें वो अपना क्लोथ बनाने का काम करते हैं। ईच लूम कॉस्ट 20,000, सो स्मॉल वीवर्स विद 2 लूम हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000। तो एक छोटा सा जो मतलब कि जो एक छोटा वीवर है, मतलब कि जो फाइनेंशियली वीक है, तो वो जो है अपनी सारी इनकम लगा करके लूम खरीदता है। लूम जो है 20,000 की एक आती है, 2 खरीदते हैं तो 40,000 की आती है। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। तो वर्क जो है इस लूम में कोई एक व्यक्ति बस नहीं कर सकता है। द वीवर्स एंड अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लोथ। मतलब कि वीवर्स हो गए और जो उनकी फैमिली मेम्बर हो गए, तो मतलब 12 घंटे वो काम करते हैं ताकि जो कपड़ा बना सकें। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3500 पर मंथ। तो ये सारा काम करने के बाद उनको सिर्फ 3500 मिलता है, इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना सारा काम करने के बाद में। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। तो जो आपने अरेंजमेंट देखा ना कि वीवर जो है उसको मार्केट भी नहीं जाना पड़ता है, ना ही रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, सारी डिपेंडेंसी मर्चेंट के ऊपर होती है ना। तो इसको पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। वेयर बाय मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल, जहाँ पर मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल देता है जो वीवर को, एंड उसको क्या मिलता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, जो कि बना बनाया कपड़ा मिलता है। इट इज़ अ प्रेवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन द मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ देखा जाता है वीविंग इंडस्ट्री में, ज़्यादातर जो जितने भी रीजन हैं वहाँ पर ये जो होता है, मतलब कि मर्चेंट के ऊपर डिपेंडेंसी। देयर इज़ अ मर्चेंट शॉप इन अ बाज़ार ओवर द ईयर्स। ये नहीं देखा था ना अपन ने, तो ये पढ़ लेते हैं पहले। ओके, तो देयर इज़ अ मर्चेंट शॉप इन द बाज़ार। तो मर्चेंट की शॉप है बाज़ार में। ओवर द ईयर्स दीज ट्रेडर्स हैव डेवलप्ड extensive contact with the garment firms around the country from whom they get orders.
तो मर्चेंट की शॉप है बाज़ार में और ट्रेडर्स हैं, उनने अच्छा खासा उनका कांटेक्ट बन गया है। जो गारमेंट फर्म है, जो गारमेंट खरीदने वाले जो कपड़े मतलब कि उनके साथ में भी जो भी कंट्री में है, ताकि उनको ऑर्डर मिल सके। जो ट्रेडर है वो यान खरीद लेते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी फैक्ट्री से जो weavers live in a village around and take the yarn supplied by these traders to their home where the looms are located in a shed adjacent to their house। मतलब कि जो वीवर्स होते हैं गांव में रहते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, यान जो है उन वो ख़रीदते हैं ट्रेडर से और अपने घर में ले जाते हैं। ख़रीदते नहीं, जो ट्रेडर उनको देता है यान, ठीक है, ताकि वो क्लोथ बना करके दे सके, फिर उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो लूम जो है उनके घर के पास में ही बनी होती है, ठीक है, मतलब कि मशीन है वो रखी होती है। दिस फोटोग्राफ जो लूम की है, पावर लूम इन वन सच होम। तो ये देखो लूम की फ़ोटो ये इस तरीके की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद में दिस फोटोग्राफ शोज़, ये देखा हमने, वीवर्स एंड देयर फैमिलीज स्पेंड लॉन्ग आवर्स। तो वो बहुत काम करते हैं इस लूम्स में ताकि वो कपड़ा बना सके। मोस्ट वीविंग यूनिट हैव 2 to 8 पावर लूम्स। तो जो वीविंग यूनिट होता है वहाँ पे 2 से 8 जो पावर लूम्स होती हैं, जिसमें यान जो है ना बनाया जाता है, यान से क्लोथ बनाया जाता है ना। अ वैरायटी ऑफ साड़ी, टावल, शर्टिंग, लेडीज़ ड्रेस मटेरियल एंड बेडशीट आर प्रोड्यूस इन दिस लूम। तो मतलब कि ये जो लूम है ना, इन्हीं से ही जो कपड़ा बनता है उसी से सारी जो शर्टिंग ये सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो बाकी कपड़े बनते हैं। देन दे ब्रिंग बैक द फिनिश्ड क्लॉथ टू द ट्रेडर। जो भी वो बनाते हैं ना कपड़ा, तो वो जो है ट्रेडर को दे देते हैं। हियर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू द मर्चेंट टू द टाउन। मतलब कि उन्होंने बना दिया है, अब यहाँ पर वो जो है रेडी हो रहे हैं ताकि मर्चेंट के पास जा सके टाउन में। द ट्रेडर्स कीप एन अकाउंट ऑफ द यार्न गिविंग द पेज। द ट्रेडर्स कीप एन अकाउंट ऑफ द यार्न गिवन एंड पेज दैम द मनी फॉर द वीविंग इन दिस इनटू द क्लॉथ। मतलब कि ये लोग तैयार हो रहे हैं और ये जो दे रहे हैं सामान जा करके जो कपड़ा बनाया है, और ट्रेडर जो है अकाउंट में लिख करके रखता है कि कितना यान दिया था और इनको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो आपने देखा पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में, यहाँ पर भी मर्चेंट को बेनिफिट हो रहा है। तो वुमेन को वीवर्स कोऑपरेटिव, अब जो है कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पर जो है वीवर्स की ग्रोथ होती है। वीवर्स को है मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं झेलना पड़ता है, जो कि मर्चेंट करते हैं। वी हैव सीन दैट द वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट एंड द पुटिंग आउट सिस्टम। हमने देखा कि वीवर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं जो मर्चेंट जो देता है पुटिंग आउट सिस्टम में। वीवर्स कोऑपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न हायर इनकम फॉर द वीवर्स। वीवर्स कोऑपरेटिव एक अच्छा जरिया है जिसके थ्रू ना वो लोग क्या करते हैं, मर्चेंट के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी नहीं रहती है और वो लोग जो है अच्छा खासा इनकम भी अर्न कर लेते हैं। इन कोऑपरेटिव में क्या होता है, पीपल जो होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के साथ में, मतलब कि इनका कॉमन इंटरेस्ट है, इनका जो है कॉमन काम है, ठीक है, वो लोग साथ में आ जाते हैं एंड जो है म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं। मतलब कि जो भी वो काम करेंगे उससे सभी का बेनिफिट होगा, है ना। तो वो लोग सब साथ में आकर के, जैसे कि वीवर्स हैं तो सब साथ में आ गए और वो लोग सब काम करेंगे, है ना, तो उनका जो है म्यूचुअल बेनिफिट होगा। इन वीवर्स कोऑपरेटिव, द वीवर्स फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली। मतलब कि वो जो है एक ग्रुप बना लेते हैं। जब ग्रुप में सब लोग साथ में आते हैं तो उनके पास में पावर भी रहती है ना, तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं, वीवर से बात कर सकते हैं कि वीवर से नहीं, जो मर्चेंट से, कि उनको इतने पैसे चाहिए। वरना वीवर्स जो है एक अकेले जो मर्चेंट जो है एक अकेले जो वीवर को जो क्या करता है, बहुत कम पैसे पे करता है और उनको परेशान भी करता है ना, मतलब कि लोन वगैरह जो हाई इंटरेस्ट में दे करके। ओके, तो वीवर कोऑपरेटिव रहेंगे सब साथ में तो एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। द वीवर्स फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली। वो जो ग्रुप में होते हैं वो कई सारा काम करते हैं साथ में, है ना, मतलब कि साथ में वो लोग साथ काम करते हैं। दे प्रिक्योर, मतलब कि वो क्या करते हैं, फिर यान खरीदते हैं फ्रॉम द यान डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वीवर्स। फिर वो लोग क्या करते हैं, यान खरीदते हैं, जो धागे होते हैं, ठीक है, फिर वो जो अपना जो यान है ना वो सब लोग वीवर्स में बांट लेते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग। कोऑपरेटिव जो है वो मार्केटिंग भी करती है। सो द रोल ऑफ मर्चेंट, तो मर्चेंट को जो है रोल जो है उसका ख़त्म हो जाता है, जो कम कर देते हैं। वीवर्स जो है उनको सही दाम मिलता है जो उनकी मेहनत का है ना। एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प्स द कोऑपरेटिव्स इज बाइंग क्लोथ फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस। अब देखो, ताकि उनके साथ में गलत ना हो, जो कोऑपरेटिव वीवर्स हैं, मतलब कि मर्चेंट भी उनके साथ में गलत करते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करती है ताकि वीवर्स जो है अपनी हेल्प खुद कर सकें, है ना। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं तो उनसे क्लोथ खरीदती है गवर्नमेंट भी एक रीज़नेबल प्राइस में, ना, फेयर प्राइस मिलता है उनको। फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाती है इन स्टेट। जैसे कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट जो है फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देती है बच्चों को, है ना, तो स्कूल यूनिफॉर्म तो बनाई जाती है कपड़ों से, है ना, तो वो कैसे बनाएंगे, तो गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है क्लोथ, गवर्नमेंट जो है कपड़ा खरीदती है, इससे पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से, जो कोऑपरेटिव्स है ना तो उनसे खरीदती है कपड़ा गवर्नमेंट, है ना, जो वीवर्स की। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाइज द क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है
जो हैंडलूम वीवर्स जो हाथ से काम करते हैं ना, जो हथकरघा वाले होते हैं, तो उनसे भी कपड़ा खरीदती है। सेल इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कॉपटेक्स। तो इनका जो स्टोर भी बना दिया गया है कॉपटेक्स करके, उसमें बेच देती है। फिर गवर्नमेंट भी इसमें वीवर्स का हेल्प कर रही है। यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर्स इन योर टाइम। तो मे भी आप इन स्टोर्स में गए होंगे। कॉपटेक्स स्टोर भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो जो वीवर्स कोऑपरेटिव एक अच्छा सोल्यूशन है, जो ये जो वीवर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना मर्चेंट, जो उनको कम पैसे देते हैं और इनसे बहुत सारा काम लेते हैं, तो उससे बचने का, ठीक है। फिर द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो अब गारमेंट जो है, जो भी कपड़ा बना दिया जाता है, जो भी क्लोथ बन जाते हैं, उसको ना बाहर भी भेजा जाता है। जो दिल्ली के पास में एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है। विमेन वर्कर्स यहाँ पर देखो बटन लगा रही हैं गारमेंट फैक्ट्री में, ओके, यहाँ पर काम कर रही हैं। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस बाय द वीवर्स टू द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो इरोड के जो मर्चेंट है, जो व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, कॉटन तो खरीद लिया उन्होंने, कॉटन क्लोथ जो कपड़ा तो बन गया, जो वीवर्स ने बनाया होता है, तो वो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को बेच देते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब कि बाहर भेजना, इम्पोर्ट करना मतलब कि सामान अपने यहाँ खरीद करके लाना। द गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक द शर्ट। अब गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, देखो यान धागा था ना, तो उससे वीवर्स ने क्लोथ बना दिया है। कपड़े से कई सारी जो अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री ये शर्ट बना रही है। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब जो शर्ट बनाई जाएंगी ना, वो बाहर की जो खरीदने वाले जो लोग हैं उनको बेची जाएगी। अमंग द फॉरेन बायर्स आर द बिजनेस पर्सनस फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप। तो मतलब कि जो फॉरेन बायर्स में कौन आता है, जो बाहर के ख़रीदार होते हैं, तो बिजनेस पर्सन से जो कि यूएस एंड यूरोप के हैं, ठीक है, जो कि चेन ऑफ स्टोर, उनके जो है कई सारे स्टोर हैं, ठीक है। दीज लार्ज स्टोर डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। मतलब कि ये जो है अपना बिजनेस करते हैं, ये स्टोर्स जो हैं अपनी जो शर्तों पे, मतलब अपनी जो अपनी कंडीशंस बनवाते हैं दूसरों से, फिर काम करते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस फॉर द सप्लायर। मतलब कि वो बहुत ही सस्ते में खरीदते हैं, जो भी ना कॉटन जो होता है उसको फिर अपना शर्ट बनाते हैं और महंगे में बेचते हैं। इन एडिशन दे सेट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि एक तो वो है लोएस्ट प्राइस में जो सप्लायर को बहुत कम पैसे देते हैं, और जो ना उनका हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। एंड टाइमली डिलीवर, मतलब कि टाइम से सारी डिलीवरी हो जानी चाहिए। एनी डिफेक्ट या फिर डिले होता है तो उससे बहुत ही स्ट्रिक्टली डील किया जाता है। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय द पावरफुल बायर्स। मतलब कि जो बायर्स है ना, जो खरीदार है, वो बहुत पावरफुल है, तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सारी कंडीशन मानते हैं। एक्सपोर्टर जो कि हमारे यहाँ के हैं ना, बाहर बेचेंगे जो सामान है ना, तो वो हो गया। फेस्ड विथ सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट द कॉस्ट। अब इतना ज़्यादा जो प्रेशर रहता है बायर का, जो ख़रीदार है, ठीक है, बाहर के, तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो फैक्ट्री है ना, वो अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करती हैं। और कॉस्ट कम कैसे करेगी एक फैक्ट्री, तो वो अपना प्रोडक्शन वगैरह में तो करेंगी नहीं, है ना, कॉस्ट कम, तो वो क्या करेंगे, वर्कर्स की सैलरी काट, और क्या करेंगे वो लोग, और ना ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे जो वर्कर्स से है, बहुत कम वेजेस में, मतलब कि सैलरी बहुत कम पैसे दे करके वर्कर्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं, ताकि जो है उनका कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज़ देयर ओन प्रॉफिट। इससे क्या होता है, उनको खुद को प्रॉफिट होता है जो फैक्ट्री वालों को, एंड ऑल्सो सप्लाई द, और उनके गारमेंट्स जो हैं, जो भी कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, वो फॉरेन बायर्स को बेच देते हैं सस्ते दामों में। मतलब कि फ़ायदा किसका हुआ, फॉरेन बायर्स का हुआ। द इम्पैक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स। तो इम्पैक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री है, उसमें 70 वर्कर्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर विमेन। तो इसमें ज़्यादातर विमेन काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस। तो ये जो है टेम्प्रेरी बेसिस पे, परमानेंट नहीं है, इनको काम मिला है, निकाल भी सकते हैं इनको काम से। इसका मतलब है जब भी जो है जब भी एम्प्लॉयर को लगेगा तो वो निकाल देगा काम से। तो वर्कर्स कैन बी आस्क्ड टू लीव। द वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। जैसी जो वर्कर्स की स्किल है, जैसा वो काम करेंगे उस हिसाब से उनको पैसे मिलता है। द हाईएस्ट पेड, सबसे ज़्यादा जो टेलर को दिया जाता है, 3000 हर महीने। विमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स। तो विमेन जो है हेल्प करती है हेल्पर्स के तौर पर, जैसे कि कटिंग करना, बटन वगैरह लगाना, ठीक है, प्रेस वगैरह करना, पैकेजिंग करना। दीज जॉब्स हैव अ लोएस्ट वेजेस। तो इनमें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि टेलर जो हैं उनको 3000 मिलते हैं, ठीक है। आयरन वाले हैं उनको 1.50 मिलता है हर पीस का, जितने पीस करोगे इतने पैसे, है ना। चेकिंग जो है, जो चेक करने वाले 2000, थ्रेड कटिंग और बटनिंग के 1500, ठीक है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट जो यूएस है ना, वहाँ पर हमने शर्ट बेच दी मर्चेंट ने, ओके, जो फैक्ट्री वाले उन्होंने बना करके, वहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ़ शर्ट्स आर डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूएस। तो वहाँ पर बहुत सारी शर्ट लगी हुई थी डिस्प्ले में यूएस में, ठीक है। प्राइस कितना था, $26। और हमारे यहाँ जो $1 है ना, वो कितने रुपए का, 70 रुपये का है, ठीक है। तो $26 इंटू 70 कर दो, पता चल जाएगा कितना पैसा है, ठीक है। दैट इज़ ईच शर्ट सेल्स फॉर 26 अराउंड 1800।
इनका अलग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो ना मतलब कि रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो $26 मतलब कि 1800 रुपीज़, तो इतना ज़्यादा में बेची जा रही है वहाँ पर। इस डायग्राम को यूज़ करना है आपको और फिल इन द ब्लैंक्स ये भरनी है। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर, तो बिजनेस जो परचेज़ कितने में की गई, 300 रुपये में जो है 300 रुपये में शर्ट खरीदी गई, पर शर्ट के 300 रुपये। को क्या हुआ यहाँ पर, बिजनेस पर्सन है, उसने जो गारमेंट एक्सपोर्टर है जो दिल्ली से कितने में खरीदी सर शर्ट, 300 रुपये पर शर्ट खरीदा। उसने जो है 400 रुपये एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए, ठीक है, मीडिया में बताने के लिए शर्ट, और बाकी के जो स्टोरेज वगैरह करने में 200 रुपये उसके स्टोरेज में लग गए, और फिर दिखाने में, ठीक है, कि शर्ट है ये हमारी, ठीक है। दस कॉस्ट टू द पर्सन 900 वाइल ही सेल द शर्ट, मतलब कि इसको कितना खर्चा हुआ, जो बिजनेस पर्सन है इसको 900 रुपये का खर्चा हुआ, पर ये जो है शर्ट कितने में 1800 में बेचता है और उसको प्रॉफिट होता है 900 रुपये का। और ये जो प्रॉफिट है, इफ़ ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट, तो सोचो बहुत सारी शर्ट बेचता है, ठीक है, तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। द गारमेंट एक्सपोर्टर, तो गारमेंट जो एक्सपोर्टर है उसने 300 रुपये में शर्ट भेजी। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 पर शर्ट, तो जो है जो क्लोथ वगैरह और रॉ मटेरियल का उसको, जो गारमेंट एक्सपोर्टर है ना, जो फैक्ट्री थी हमारे दिल्ली में, तो उसमें से 300 रुपये जो है उसने जो 300 रुपये की पर पीस में शर्ट बेची। जो कपड़ा था और रॉ मटेरियल का उसको 100 रुपये लगा। तो वर्कर्स की वेजेस जो है उसने 25 रुपये दे दी। कॉस्ट ऑफ द रनिंग ऑफिस 25, तो मतलब कि वर्कर्स की वेज 25 और कॉस्ट जो लगा ऑफिस चलाने का 25, तो ये हो गए 100, ठीक है। और 100 रुपये जो है उसने रॉ मटेरियल में, तो 200, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का पर शर्ट, है ना, हर शर्ट में उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, अब सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं मार्केट में, बिजनेस पर्सन को मिलते हैं, आपने देखा। अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट, आपने देखा मार्केट की लिंक देखी हमने कि जो प्रोड्यूसर है वो कॉटन का वो लिंक होता है बायर से सुपर मार्केट में। बाइंग एंड सेलिंग जो होती है हर स्टेप में इस चेन में। लेट अस रिकॉल हु आर द पीपल्स हु आर द इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, तो हम देखते हैं आप जो रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से जो लोग थे इसमें। डिड दे ऑल गेन एज मच, सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ क्या, सभी लोगों को मिला उतना पैसा नहीं मिला। देयर आर पीपल जिनको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है, मार्केट में, और कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं मिला, जैसे कि वीवर्स वगैरह थे, उनके साथ में गलत हो रहा था, है ना। कॉटन जो फार्मर्स थे उनका भी हमने देखा कि फार्मर्स जो थे उनके साथ भी बहुत सस्ते में जो ट्रेडर्स थे वो ख़रीद लेते थे उनसे जो उनका प्रोड्यूस था, ठीक है। तो फार्मर्स हो गए, वीवर्स हो गए, तो इनका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉइल्ड, मतलब उन्हें इतना सारा काम किया, उनको बहुत कम पैसे मिले। कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर, तो क्या आप यहाँ पर टेबल में डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ किसका, बिजनेस पर्सन का हुआ, है ना, जो ट्रेडर्स हो गए उनका हुआ। दिल्ली में जो फैक्ट्री थी गारमेंट एक्सपोर्टिंग उनका हुआ। सबसे ज़्यादा लॉस फार्मर्स का हुआ, वीवर्स का लॉस हुआ, है ना। और जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको जो इतना मेहनत का भी जो कम कॉस्ट मिली तो उनका लॉस हुआ, ठीक है। अब मार्केट एंड इक्वालिटी, मार्केट और इक्वालिटी के बारे में देखते हैं। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट, जो फॉरेन का बिजनेस पर्सन था जिसने हमारे यहाँ से शर्ट खरीदी, ठीक है, 900 उसको लगा और वो कितने में बेच रहा है, 1800 में बेच रहा है, मतलब उसको सिर्फ 900 रुपये का हर शर्ट में फ़ायदा हो रहा है ना। तो उसका ह्यूज प्रॉफिट हुआ, उसको बहुत ज़्यादा उसने प्रॉफिट कमाया मार्केट में। कंपेयर टू दिस गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट, इसको कंपेयर करते हैं तो गारमेंट एक्सपोर्टर है उसका थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, है ना। और फिर उसके बाद में गारमेंट एक्सपोर्टर का हमने देखा था 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था हर शर्ट में। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं वर्कर्स की, जो वर्कर्स काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था, है ना। तो मतलब अपना डे बाय डे की नीड फुलफिल कर सके इतना पैसा मिलता था। सिमिलरली हमने देखा कि जो स्मॉल कॉटन फार्मर थे एंड जो वीवर्स थे रोड में, मतलब कि जो कॉटन जो एक तो उगाने वाले जो कॉटन को प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स वो, एंड जो रोड में, और जो बाकी के जो वीवर्स थे वो बहुत घंटों तक काम किया करते थे, ठीक है, फिर भी उनको बहुत कम ही लो प्राइस मिलते थे, है ना। बट दे डू नॉट गेट अफ, मतलब उनको फेयर प्राइस मिलता ही नहीं था उनकी मेहनत का जो भी करते थे वो। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन, क्योंकि मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो सारा प्रॉफिट खा जाते थे। कंपेयर टू वीवर्स दे हैव अर्नड मोर बट इट इज़ लिटिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। तो वीवर्स के कंपेयर, जो वीवर्स जो हैं अगर उनसे कंपेयर करें, दे हैव अर्नड मोर, तो वीवर्स के कंपेयर में जो एक्सपोर्टर है उसने ज़्यादा कमाए हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। दस नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, तो हर किसी को इक्वली नहीं मिलता है मार्केट में। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग अ फेयर वेजेस इन द मार्केट, तो डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि जो फेयर वेजेस मिले मार्केट में, सही दाम मिले, है ना, चाहे वो कांता हो या फिर सपना। फैमिलीज, इफ़ द फैमिलीज डोंट अर्न इनफ, हाउ विल दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स, चाहे वो कांता हो या सपना या फिर उनकी जो फैमिलीज हैं उनमें जब
जब उनको प्रॉपर जो है जो उनको पैसे नहीं मिलेंगे उनके काम के, तो वो इक्वल कैसे समझेंगे अपने आप को, है ना। ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, एक तरफ तो मार्केट जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है उनको बहुत सारा, मतलब कि उनको काम करने के लिए, एंड एबल टू सेल थिंग्स व्हाट दे ग्रो और प्रोड्यूस। एक तरफ तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है कि लोग काम कर सकें, वो जो भी सामान लाए हैं खरीद सकें या फिर बेच सकें, है ना, मतलब कि जो बेच सकें, ठीक है, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इट कुड बी द फार्मर्स, चाहे वो फार्मर हो जो कि अपना कॉटन बेच रहा हो, या फिर बीवर हो जो कि कॉटन को जो यान से क्लोथ बना करके बेच रहा हो। ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल। अगर आप देखें तो जो रिच होता है और पावरफुल होता है ना मार्केट में, दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। जो रिच होता है, जो पावरफुल होता है, वो ज़्यादा जो कमाता है, ठीक है, मार्केट में। दीज आर द पीपल हु हैव द मनी। तो यही जो लोग हैं जिनके पास में पैसा होता है, उन जिनके पास में फैक्ट्रीज़ होती हैं, जिनके पास में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। लार्ज इसमें ना बहुत सारी ज़मीन भी होती है इनके पास में। जो गरीब होते हैं वो डिपेंड होते हैं रिच और पावरफुल लोगों के ऊपर कई सारी चीज़ों के लिए। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन। जैसे कि स्वप्ना जो है एक फार्मर थी, वो जो लोन के लिए डिपेंडेंट थी एक जो मर्चेंट के ऊपर, जो व्यापारी ट्रेडर के ऊपर, है ना, रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल के जैसे कि वीवर्स थे डिपेंडेंट, एंड मार्केटिंग के लिए वीवर्स इन पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, मतलब कि मार्केटिंग और रॉ मटेरियल के लिए वीवर्स डिपेंडेंट थे, है ना। मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ज़्यादातर काम के लिए वर्कर्स डिपेंडेंट है गवर्नमेंट गारमेंट फैक्ट्री के। तो हमने देखा कितनी सारी डिपेंडेंसी रहती थी। तो जो पुअर लोग थे वो रिच लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी पुअर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट। तो इस डिपेंडेंसी की वजह से जो गरीब होते हैं उनको एक्सप्लॉयटेड किया जाता है, उनके साथ में गलत होता है मार्केट में, है ना, और सारा बेनिफिट ले जाते हैं रिच। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताया गया कि इससे हम निकल सकते हैं अगर उनके पास जो है कोऑपरेटिव बना सके प्रोड्यूसर का, इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। और जो है गवर्नमेंट भी देखे कि लॉज वगैरह स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं। इन लास्ट चैप्टर हम देखेंगे, आगे के चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम देखेंगे वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर। तो अभी हमने देखा एक वीवर के कोऑपरेटिव का, तो वीवर्स के कोऑपरेटिव मच 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 बेटर थे। जो सिंगल वीवर थे उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, है ना, उनके साथ में गलत हो रहा था, उनको कम पैसे दिए जा रहे थे। तो कोऑपरेटिव बनाना, तो उसमें सब लोग म्यूचुअल बेनिफिट के साथ में, कॉमन इंटरेस्ट के साथ में काम कर सकते हैं, तो उससे उनको बेनिफिट होता है। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव के बारे में, जो कि तवा रिवर है ना, तवा रिवर पर जो उसकी वजह से वहाँ पर बनाई गई थी, है ना, तो वहाँ से वो लोग फ़िश वगैरह बेचा करते थे। ओके, तो हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे फिश वर्कर कोऑपरेटिव के बारे में, जो तवा रिवर के पास में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो डिड यू नो द रेडीमेड क्लोथ्स दैट यू बाय रिक्वायर द वर्क। सो मतलब कि जो आप रेडीमेड क्लोथ खरीदते हो ना, जो भी कपड़ा आप खरीदते हो मार्केट में, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, अलग अलग लोगों की, ठीक है। जैसे कि ये देखो, एक कपड़े में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है ना। अभी जो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम हर चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, ठीक है। 8 जो है गोल डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसा वर्क होना चाहिए, अच्छे से प्रमोट होना चाहिए, अच्छा वर्क इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, मतलब कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको फेयर वेजेस मिले। और फिर जब वर्कर्स का अच्छे से रहेंगे तो उनका जो है फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, मतलब कि वर्कर्स का भी ध्यान रखना होता है। ओके, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है, और फेयर वेजेस मिले सभी को भी, सभी को, है ना। तो ये हो गया, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।